हेलो गाइस, आज हम क्विकली रिवाइज करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आज हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट एनेस्थेटिक बेड एंड रिसेप्शन ऑफ पेशेंट। इसमें क्या होगा, ये इसके अंडर क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं हमें एग्ज़ाम में वो देखते हैं। प्रिपेयर बेड टू रिसीव द पेशेंट, जो भी पेशेंट आएगा उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बेड प्रिपेयर करना है। उसके बाद एडिक्वेट नंबर ऑफ़ पीपल शुड बी प्रेजेंट विद पेशेंट टू ट्रांसफ़र हिम हर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। किसी भी डिस्टर्बेंस के बिना हमें एडिक्वेट नंबर ऑफ़ पीपल उधर प्रेजेंट चाहिए जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। किधर से, ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में जब हम उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे तो उनके साथ क्या होने चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ़ पीपल प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद रिसीव द पेशेंट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस फॉर एग्जांपल IV सेट्स, कैथेटर्स, ऑक्सीजन, कार्डियक मॉनिटरिंग, जो भी डिवाइसेस उस पेशेंट से अटैच रहेंगे उसे भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए पेशेंट के साथ साथ। देन आस्क द थिएटर स्टाफ इफ़ एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑकर ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन अगर ऑकर होती है या हुई है या फिर नहीं हुई है, ये थिएटर स्टाफ से हमें क्या करना है, कंफर्म कर लेना है। उसके बाद चेक वाइटल साइंस एज सून एज पॉसिबल बिफोर थिएटर स्टाफ लिविंग द पेशेंट, जो भी पेशेंट है उसे जब तक थिएटर स्टाफ लीव करके जाएगा, उन्हें पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में छोड़ के जाएगा, उससे पहले ही हमें क्या करना है, वाइटल साइंस चेक कर लेने हैं। अगर किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है तो हमें क्या करना है, तुरंत थिएटर स्टाफ को इन्फॉर्म कर देना है। देन चेक साइट ऑफ ऑपरेशन और सर्जरी फॉर एक्सेस ब्लीडिंग और ड्रेनेज, जो भी ऑपरेशन के बाद की जो भी साइट है उसे क्या करना है, हमें एक बार चेक कर लेना है। अगर उधर किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग या फिर ड्रेनेज हो रहा है तो हमें इन्फॉर्म कर देना है सर्जन को या फिर उस स्टाफ को, थिएटर स्टाफ को। देन प्रोवाइड सुटेबल पोजीशन टू पेशेंट फॉर नॉट टू स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस, हमें क्या करना है, पेशेंट को एक सुटेबल पोजीशन में रखना है जिसमें जो भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो क्या पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा। इफ़ एनी देन चेंज पोजीशन टू साइड लाइंग और प्रोन पोजीशन टू टॉन्सिलेक्टोमी टू प्रिवेंट ब्लड एस्पिरेटिंग इन द लंग, जो भी अगर टॉन्सिलेक्टोमी मतलब जब हम टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं, अगर इस टाइप की सर्जरी उस पेशेंट की हुई है तो हमें क्या करना है, उसे साइड लाइन पोजीशन में या फिर प्रोन पोजीशन में उसे लेटाना है। उसे क्या होगा, जो भी ब्लड उसके मुंह से लंग्स तक जाएगा, उसे एस्पिरेट करने से वो पेशेंट बच जाएगा। देन उसके बाद क्विकली ऑब्जर्व फंक्शनिंग ऑफ ऑल डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस हमने उस पेशेंट को लगाए हैं उसे क्या करना है, क्विकली ऑब्जर्व कर लेना है, या वो फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हमें चेक कर लेना है। देन उसके बाद चेक डॉक्टर्स ऑर्डर, डॉक्टर के ऑर्डर चेक करनी है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट एनेस्थेटिक बेड एंड रिसेप्शन ऑफ पेशेंट। उसके बाद हम देखते हैं केयर ऑफ़ पेशेंट हु इज़ अंडर इफ़ेक्ट ऑफ एनेस्थेशिया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को रिसीव करते हैं, उसके लिए बेड प्रिपेयर करते हैं किसी भी पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में। अब सेकेंड पॉइंट क्या आएगा उसमें, केयर ऑफ़ पेशेंट हु इज़ अंडर इफ़ेक्ट ऑफ एनेस्थेशिया। ऑपरेशन थिएटर से वो ऑपरेशन यूनिट में आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो एनेस्थेशिया के इफ़ेक्ट के अंडर होगा, तो उसकी केयर हम कैसे करेंगे ये हम इस पॉइंट में देखते हैं। पेशेंट नीड क्लोज ऑब्जर्वेशन अंटिल पेशेंट इज़ फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एनेस्थेशिया, जब तक वो एनेस्थेशिया के इफ़ेक्ट से बाहर आता है तब तक उसे क्लोज ऑब्जर्वेशन की क्या होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद नॉइजी ब्रीदिंग इंडिकेट्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देन सक्शन इमीडिएटली, अगर हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन करते टाइम किसी भी प्रकार का नॉइज़ी ब्रीदिंग साउंड सुनाई देता है तो हम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, जल्दी से जल्दी सक्शन करेंगे उसका, जिससे क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें फिजिशियन को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
Then keep patient in suitable position, which will helpful in collecting drain out of the vomits, then blood and secretions collected in mouth. जो भी वोमिट है या फिर ब्लड है या फिर सीक्रीशन जो आएगा माउथ में, वो तो एनेस्थेशिया के अंडर होगा, तो उसे किसी भी प्रकार की क्या हो सेंस नहीं होगा, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। अगर उसके माउथ में अगर किसी भी प्रकार का सीक्रीशन हो रहा है या फिर उसे वोमिटिंग आ रही है या फिर उसके मुंह के अंदर ब्लड है, तो उसे किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं आएगा। तो उस समय हमें उसकी केयर करनी पड़ेगी। इसीलिए हम सबसे पहले ये सब ऑकर ही ना हो, ये सब चीज़ें उसके साथ हो ही ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे सूटेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। देन देयर मे बी रिस्क ऑफ फॉल्स फ्रॉम बेड, दस पुट ऑन साइड रेल्स। वो एनेस्थेशिया के इफ़ेक्ट के अंडर रहेगा, तो उसे किसी भी प्रकार का सेंस नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, वो बेड से फॉल भी हो सकता है, रिस्क ऑफ फॉल हो सकते हैं। इसीलिए हम जो भी बेड के साइड में रेल्स रहते हैं उसे क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे। देन इफ़ द पेशेंट इज साइनोज्ड, देन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इनहेलेशन एंड इन्फॉर्म सर्जन। जो भी ब्लूइश कलर का स्किन में ऑक्सीजन की कमी से हमारे जो स्किन होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइनोज्ड बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इनहेलेशन, देन उसे तुरंत ही ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे या फिर उसे वेंटिलेटर पे रखेंगे एंड क्या करेंगे, हम सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे तुरंत। उसके बाद विक थ्रेडी पल्स आएगी। अगर हमें सुनने में उसकी या फिर चेक करते समय उसकी जब पल्स वीक थ्रेडी आएगी, तो हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फॉल इन बीपी। अगर उसके साथ साथ उसमें बीपी भी फॉल हो रहा है, तो ये किसका साइन होगा, सर्कुलेटरी फेल्यूर का। सर्कुलेटरी फेल्यूर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। हमें किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी है पेशेंट के साथ, इसीलिए हम क्या करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। वाइल अवेकिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया, पेशेंट इज़ अनअवेयर अबाउट एनवायरनमेंट अराउंड हिम, देन ही मे आस्क वेयर ही इज़ और व्हाट हैड हैपन। उसके साथ क्या हो रहा है उसे कोई आइडिया नहीं होगी। वो जब एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट के अंडर से वेकन अप हो रहा होगा, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा उसके साथ क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है। अगर आप किसी सर्जरी के अंडर गए हो, मतलब आपके साथ भी कोई सर्जरी हुई है, तो आपको उस एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट के बारे में याद होगा। हमें ऐसे लगता है हम किसी नए ही एनवायरनमेंट में आ गए, किसी नई दुनिया में हम आ गए, ऐसे लगता है हमें। देन रीएश्योरेंस दैट ही इज़ इन अ सेफ हैंड्स ऑफ मेडिकल टीम। उसे क्या करना है, हमें रीएश्योरेंस करना है कि वो किसी सेफ मेडिकल टीम के अंडर है, या फिर उसके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, उसके लिए सेफ है, वो किसी भी रिस्क पॉइंट पे नहीं है। देन पेशेंट में कंप्लेंट पेन इन ऑपरेटेड साइड। ये ऑब्वियस सी बात है कि उसे पेन होगा जिस भी पॉइंट पे या फिर जिस भी साइट पे उसका ऑपरेशन हुआ है उधर। देन प्रेस्क्राइब नार्कोटिक्स एंड सेडेटिव्स एज सर्जन प्रेस्क्राइब्ड हिम। जैसे भी उसे सर्जन ने प्रेस्क्रिप्शन दिया होगा, उसके साथ साथ उसे हम क्या करेंगे, उस टाइप के नार्कोटिक्स या फिर सेडेटिव्स उसे प्रेस्क्राइब करेंगे। देन ही मे बी आस्क फॉर वाटर टिल ही इज़ फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम एनेस्थेटिक इफेक्ट। डोंट ऑफर वाटर, इट मे चोक द पेशेंट। अगर ये भी ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे किसी भी सर्जरी के अंडर रहेगा, तो उसे प्यास तो लगेगी, वो थर्स्टी फील करेगा, तो वो क्या मांगेगा, सबसे पहले वाटर मांगेगा। लेकिन हम उसे पानी देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो अभी भी एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट के अंडर होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो चोक हो सकता है पेशेंट को। अगर उसे चोक हो गया तो डिफ़िकल्टीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए जब तक वो एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट से पूरी तरह से रिकवर नहीं होता, तब तक हम उसे पानी ऑफ़र नहीं करेंगे। इन्फॉर्म फैमिली मेम्बर्स अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ सर्जरी एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट टू रिकवरी रूम। उसे क्या करेंगे, हम रिकवरी रूम ऑपरेशन थिएटर से
रिकवरी रूम तक लाने की जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करेंगे। देन क्या होगा, अलाउ द पेशेंट्स फैमिली इफ़ दे हैव डाउट्स अबाउट सर्जरी टू आस्क डॉक्टर और सर्जन। जो भी सर्जन या फिर डॉक्टर से अगर फैमिली मेम्बर को किसी भी प्रकार के डाउट्स होंगे तो हमें क्या करने हैं, उन्हें पेशेंट की फैमिली को सर्जन से मिला देना है, अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम सर्जन को नहीं होगा तो। देन हैंड ओवर पेशेंट टू द क्लोजेस्ट रिलेटिव हु विल प्रॉपरली टेक केयर ऑफ पेशेंट। जो भी क्लोजेस्ट रिलेटिव है उसे क्या करेंगे, हम हैंड ओवर कर देंगे पेशेंट को। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। सबसे पहले देखा हमने उसे हम पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में कैसे लाएंगे, उसके बाद उसका रिकवरी बेड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद जो भी एनेस्थेशिया के अंडर है, अगर वो एनेस्थेशिया के अंडर है तो एनेस्थेशिया के अंडर में उसकी केयर हम कैसे करेंगे। देन बाद में अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। हमें उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करना है पेशेंट का जब भी वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होगा। ये फुल्ली आ गया एनेस्थेशिया के इफ़ेक्ट में होगा तब भी, और एनेस्थेशिया से जब भी वो वेकन अप होगा नॉर्मल कंडीशन में आएगा तब भी हमें उसके ऑब्जर्वेशन चालू रखने हैं। देन फ्रीक्वेंट एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन नीडेड। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन हमें चेक करने हैं। ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पेशेंट नीड मोर अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशंस शुड बी मेड मोर फ्रीक्वेंटली लाइक एवरी 15 मिनट। जो भी फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी सर्जरी हुई है तो कल का डे क्या हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव डे हो गया मेरे लिए। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव डे है उसमें हमें एवरी 15 मिनट्स में क्या लेने हैं, ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। उसमें क्या लेंगे हम, वाइटल साइंस आर स्टेबलाइज्ड। वंस हमें पहले सब उसमें वाइटल साइंस वगैरह या फिर यूरिन आउटपुट जो भी है वो सब चेक करना है। देन वंस द वाइटल साइंस आर स्टेबलाइज्ड देन एवरी 2 आवरली और 4 आवरली ऑब्जर्वेशन डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट। जब भी उसके वाइटल साइंस स्टेबल हो जाएंगे तब उसके बाद एवरी 2 आवरली या फिर 4 आवरली हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट। देन द मेन पॉइंट शुड बी ऑब्जर्व रेगुलरली। मेन पॉइंट्स रहेंगे ये जिसे हमें रेगुलरली या फिर जब तक वो पेशेंट हमारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में रहेगा तब तक हमें उसके ये सारे साइंस हमें लेने ही है। वाइटल साइंस में सबसे पहले क्या आएगा, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन रेट, देन टेम्परेचर, स्किन कलर, ये सब हमें रिकॉर्ड करते रहना होगा। उसके बाद इनटेक एंड आउटपुट, जो भी इनटेक और आउटपुट है उसे भी हम चेक करेंगे। उसमें आ गया आईवी फ्लूइड, ओरल फ्लूइड इनटेक, वुंड ड्रेनेज एंड ब्लड लॉस, ये सब हमें चेक करते रहना पड़ेगा। देन एब्डोमिनल गर्थ भी हम चेक करेंगे। उसके बाद यूरिनरी आउटपुट, उसका टाइम एंड अमाउंट भी चेक करेंगे। देन बावल मूवमेंट्स, देन पेन ओवर काफ मसल्स, देन उसके बाद ऑपरेशन साइट फॉर ब्लीडिंग ड्रेनेज। उसके बाद एनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल वाइट डिस्चार्ज आफ्टर हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी ये होता है जिसमें यूटेरस को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का वाइट डिस्चार्ज उस फीमेल की वजाइना से अगर हमें दिख रहा है या फिर ऑकर हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसे चेक करते रहना है और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। देन उसके बाद डाइट ऑफ द पेशेंट, ये हो गया चौथा पॉइंट। क्या आएगा, डाइट ऑफ द पेशेंट। उसमें क्या, ऑल द पेशेंट्स एक्सेप्ट एब्डोमिनल सर्जरी कैन हैव नॉर्मल डाइट ऑन सेम डे। जो भी सर्जरी का सेम डे होगा उसी दिन हम ऑल पेशेंट्स को नॉर्मल डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी जिन लोगों की हुई उन्हें हम नॉर्मल डाइट नहीं देंगे। जो भी लोग हैं जो एब्डोमिनल सर्जरी के अंडर गए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन में नहीं है, एब्डोमिनल सर्जरी किसी भी दूसरी चीज़ की, फॉर एग्जांपल एपेंडिक्टोमी हो गया या फिर अदर कोई सर्जरी हो गई तो हम उसमें क्लियर फ्लूइड्स या सेम डे में दे सकते हैं। सर्जरी के सेम डे हम उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाले पेशेंट को जो भी पेशेंट स्टमक या फिर इंटेस्टाइन
सर्जरी के अंडर आए हैं उन्हें हम ये सब ऑफर नहीं कर सकते। देन पेशेंट्स विद डाइट रिलेटेड टू एनी डिसीज कंडीशन दे कैन कंटिन्यू देयर डाइट एज ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर, फॉर एग्जांपल डायबिटिक डाइट। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है या फिर उसे कोई अदर प्रॉब्लम है या फिर उसे गाउट हुआ है या फिर अदर कोई डिसीज़ कंडीशन है तो हम उनके डाइट के अकॉर्डिंग ही उन्हें डाइट प्रेफर करेंगे। देन दे रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल रिच डाइट्स। जो भी पेशेंट है उन्हें रिकवर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स रिच डाइट की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम यही प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव हेल्थ टीचिंग। सब हो गया, अब हमें उन्हें क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। इसमें हम क्या देखेंगे, पर्सनल हाइजीन। उन्हें हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना पड़ेगा। देन उसके बाद जो भी बैलेंस डाइट है उसके बारे में हम उन्हें एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस बताएंगे। देन पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग्स जो भी होंगे वो कैसे लेने हैं, किस टाइम पे लेने हैं, ये सब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद टीचिंग एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर कैरिड आउट पोस्ट ऑपरेटिवली, फॉर एग्जांपल कोलोस्टोमी। जो भी कोलोस्टोमी होती है जिसमें क्या होता है, कोलोन के एक्सटीरियर से हमें एब्डोमिनल, जो भी हमारी एब्डोमिनल वॉल है उसे ओपन करके क्या करना पड़ता है, उससे हमें सक्शन टाइप मतलब एनिमा टाइप हमें जो होता है वो कोलोस्टोमी हमें करनी होगी। ये सब हमें उन पेशेंट के रिलेटिव्स को टीच करना पड़ेगा कि वो सब प्रोसीजर कैसे करनी है। तो हम बताएंगे टीचिंग एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर कैरिड आउट पोस्ट ऑपरेटिवली। ये सब क्या हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंडर आ गया। इसके बाद हमें और देखना है एक पॉइंट, वो जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट। ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।